चलिए क्वेश्चन साथ साथ में लिखते जाइएगा। मान लीजिए कि आपके पास दो कंडक्टिंग बॉल्स है इस तरीके से, ठीक है। दोनों बॉल्स का मास जो है वो दे रखा है 0.9 ग्राम्स। दिस इज आल्सो 0.9 ग्राम्स, दिस इज आल्सो 0.9 ग्राम्स। और इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो गिवन है 3 मीटर्स। फाइन, ये 3 मीटर्स आपको गिवन है। अब आपसे ये कहा गया है कि दोनों को कुछ इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज दिया गया। अब पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से दिया गया है सच दैट the tension in both the strings is same। तो सवाल ये है if tension in both strings is same, अगर दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन कैसी है, सेम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। आपको Q की वैल्यू बतानी है। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। आप किसी भी एक बॉल को उठा लीजिए, मैं इस वाली बॉल को उठा ले रहा हूँ, दिस वन। जैसे ही अगर इस बॉल को उठाऊं तो मैं इसका FBD बनाना चाहूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। एक तो इस बॉल का mg जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, सही बात है, ठीक। अच्छा, एक इस डायरेक्शन में टेंशन लग रही होगी T1, एक अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन T2, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग्स हैं, टेंशन T1 और T2 लग रहे हैं। एक बात सिंपल सी यही कही रखिए कि दोनों में टेंशन सेम है, तो मतलब ये भी T टेंशन है और ये भी T टेंशन है। साथ ही साथ इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉल क्या करेगी, इसको रिपेल कर रही होगी। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, रिपल्शन का फोर्स। सिंपल सी बात है, अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस को बैलेंस कर दीजिए, जिसमें से T और T तो पहले से ही कैंसिल हो गए। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक शुड बी इक्वल्स टू द वेट mg। F इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना हो जाएगा, F q स्क्वायर k q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, 3 स्क्वायर इक्वल्स टू mg। m कितना दे रखा है, 0.9 ग्राम्स दे रखा है, अपॉन में 1000 कर ले रहा हूं, इनटू g को 10 ले लिया। तो यहां से आप q की वैल्यू के लिए सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व कर लेता हूं मैं। q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इनटू 9 और अपॉन में 1 2 3 0, तो ये रहे, एक जीरो और आ जाएगा इसके कारण, इनटू 10 और कर रहा हूं, और k की वैल्यू से डिवाइड कर दे रहा हूं। तो k की वैल्यू कितनी है, 9 इनटू 10 रेज़ टू पावर 9 है, ठीक है। यहां से एक जीरो से एक जीरो गया, 9 से 9 कैंसिल हो जाता है, तो q स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9 इनटू 10 रेज़ टू पावर माइनस, देखिए ये हो गया 12। तो q की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3 इनटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, व्हिच इज 3 माइक्रो कूलम्स। बहुत ही आसान सा सवाल है, बेसिक कांसेप्ट, ठीक। इसमें एक और अब नया एक दूसरा इलस्ट्रेशन लेते हैं। चलिए देखिएगा, अब जो इलस्ट्रेशन है मैं उसकी लैंग्वेज आपको बता दे रहा हूं। आप चाहें तो नोट कर लीजिए या फिर ऐसा ही ये एक इलस्ट्रेशन है जनरल। एक रिंग है जिसका रेडियस r है, फाइन। उसके ऊपर चार्ज Q जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब क्या किया आपने, रिंग के सेंटर पे एक स्मॉल q चार्ज रख दिया है। तो आपसे पूछा गया कि रिंग में टेंशन का कितना इंक्रीमेंट होगा। जैसे सवाल मैं आपको फिर से बता देता हूं कि एक रिंग थी, ठीक। इसका रेडियस जो था वो कैपिटल R था, और इस पे हमने क्या किया, चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, और इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कैपिटल Q के बराबर है। फिर क्या किया हमने कि बिल्कुल बीचों बीच, मतलब रिंग के सेंटर पे हमने एक स्मॉल q चार्ज रख डाला। अब क्या होगा, ये प्लस q इस प्लस q को क्या कर रहा होगा, हर डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा। जैसे इसमें ये वाला q इस वाले एलिमेंट को इधर रिपेल कर रहा होगा, इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, इसको इधर, इसको इधर। तो हर डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, रिंग के हर एक एलिमेंट को रिपल्शन फील होगा, राइट। और अगर रिपल्शन फील हो रहा है तो रिंग का जो रेडियस है वो बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस रिंग में टेंशन आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण टेंशन आ जाएगी, टेंशन में इंक्रीमेंट के कारण ये रिंग जो है वो फैल जाएगी। तो आपसे यही पूछा गया है कि रिंग के रेडियस में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट सॉरी रिंग के टेंशन में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक। चलिए अब देखते हैं इसको किस तरीके से किया जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। इस टाइप का एक सिमिलर प्रॉब्लम आप 11th स्टैंडर्ड में भी डील कर चुके होंगे, ठीक। अब देखिए
ये वाला क्यू क्या करेगा, यहाँ के हर एक एलिमेंट को रिपेल कर रहा होगा। मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ, क्या कर रहे हैं हम, एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं। एक छोटे से एलिमेंट को उठा के मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप इसे जूम कर दीजिए। ठीक, जब आप इसे जूम कीजिएगा तो आपको ये कुछ ऐसा सा एलिमेंट दिखेगा, ऐसा सा कुछ एलिमेंट ये आ गया आपके पास, सच दैट इस पे कुछ अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ पर स्मॉल क्यू प्लेस्ड है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस भी आर है। तो इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ मैंने कह दी डीएल है। चलिए अब डीएल निकालने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक लाइन, डिवाइडिंग लाइन जो लगा दी यहाँ पर, ये एंगल डी थीटा, इसे भी मैंने कह दिया डी थीटा है। ठीक है, तो यहां से यहां तक इस एलिमेंट का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा आर डी थीटा। तो इस एलिमेंट की टोटल लेंथ कितनी हो गई, 2r डी थीटा। तो इस पे टोटल चार्ज कितना रह जाएगा ये देख रहा हूं मैं। तो इस पर जो रहने वाला चार्ज है डी क्यू, वो हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो मैं क्या करूंगा, इस पर सबसे पहले चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालूंगा। बिल्कुल, आई एम यूजिंग यूनिटरी मेथड कि कैपिटल क्यू चार्ज कितने पे फैला हुआ है, 2 पाई आर पे फैला हुआ है। तो पर यूनिट लेंथ कितना फैला हुआ होगा, q बाई 2 पाई आर। तो डीएल लेंथ पे कितना चार्ज मिलेगा आपको, dq मिलेगा। और dq कितना होगा, q अपॉन 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय dl। dl की वैल्यू वहां से सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं। तो ये जो छोटा सा चार्ज आ जाएगा इस छोटे से एलिमेंट पे, वो कितना आ जाएगा, q अपॉन 2 पाई r इंटू 2r डी थीटा। देखिए 2r से आप 2r को कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा q बाय पाई डी थीटा। ये जो है चार्ज उसके ऊपर मौजूद है। अब आइए देखते हैं, इसका मतलब है कि ये क्यू क्या करेगा, इस एलिमेंट को रिपेल कर रहा होगा। ठीक है, रिपल्शन का फोर्स कितना लगेगा वो तो आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब्स लॉ आप जानते हैं, कितना लग रहा होगा, के क्यू और ये छोटा सा चार्ज डी क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है, रेडियस। तो ये जो फोर्स है ये इसे बाहर की तरफ रिपेल कर रहा होगा। तो क्या होगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगी, टेंशन इस तरीके से आ जाएगी, यहाँ पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में टेंशन आ जाएगी। फाइन, अब इस टेंशन के मैं दो कंपोनेंट्स कर ले रहा हूँ। देखिए अगर ये डी थीटा है तो ये भी डी थीटा है, टेंशन के दो टुकड़े कर दीजिए। चलिए यहाँ पर टेंशन है, ये डी थीटा है, तो नीचे कितना आ जाएगा, ये डी थीटा है, ये सॉरी, अगर ये डी थीटा है तो ये एंगल डी थीटा हो गया, वर्टिकली अपोजिट। ये डी थीटा हुआ, ये 90 माइनस डी थीटा, तो ये वापस से डी थीटा। तो टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा टी कॉस डी थीटा, और नीचे कितना आ जाएगा, टी साइन डी थीटा। ऑन सिमिलर आर्गुमेंट ये डी थीटा है तो ये भी डी थीटा है, तो ये फिर से डी थीटा हो गया। अगेन इसके भी दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं आप, यहाँ आ जाएगा टी साइन डी थीटा और यहाँ आ जाएगा टी कॉस डी थीटा। टी कॉस डी थीटा से टी कॉस डी थीटा चला जाएगा। डाउनवर्ड फोर्सेस कौन कौन से हो गए, टी साइन डी थीटा और टी साइन डी थीटा। इन दोनों का सम जो है वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। तो अब अगर मैं इसे बैलेंस कर दूं तो मुझे टेंशन इन द स्ट्रिंग मिल जाएगा। चलिए टेंशन इन द स्ट्रिंग निकाल लेते हैं। तो अब जो इस रिंग में लगने वाला टेंशन है वो हो जाएगा 2t साइन चलिए फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो इसका मतलब है 2t साइन
d theta will be balanced by this electrostatic force, और ये electrostatic force कितना है k q dq upon r square। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, dq की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं। अच्छा, क्योंकि d थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, एंगल्स बहुत छोटे की बात हो रही है, तो छोटे एंगल्स के लिए हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि sin थीटा अप्रोक्सीमेट्स टू थीटा, और sin थीटा अगर थीटा को ही अप्रोक्सीमेट कर रहा है तो sin d थीटा को क्या लिख सकता हूं d थीटा। तो 2t d थीटा विल बी इक्वल्स टू kq बाय r स्क्वायर, और dq की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं q बाय पाई d थीटा। देखिए d थीटा से d थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई। इस टाइप का फॉर्मेट आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि उस रिंग के अंदर हम टेंशन कैसे निकालते थे, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय 2 पाई। इस टाइप का फॉर्मेट आपको याद आना चाहिए, हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ रखा है। ये टेंशन की वैल्यू हो गई। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये Q जो है वो टोटल अगर इस चार्ज पे कितना, इस रिंग चार्ज रिंग पे कितना फोर्स लगा सकता था वो मैंने निकाल लिया और 2 पाई से डिवाइड कर दिया। तो ये आ गई हमारे पास इंक्रीमेंट इन टेंशन। अब एक बात तो आप समझ जाएंगे कि क्योंकि इसमें टेंशन आ गई और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के कारण ये रिंग फैल भी रही है, तो मैंने इसी में एक और सवाल आपसे पूछ लिया, और सवाल ये है कि इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिंग, मतलब ये जो रिंग है, रिंग का अगर मैं यहां से इसे कट करूं और क्रॉस सेक्शनल एरिया देखूं, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए दे दिया और इसके मटेरियल का यंग्स मॉड्यूलस आपको y दे दिया, y स्टैंड्स फॉर यंग्स मॉड्यूलस, तो इसी में मैंने आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द इंक्रीमेंट इन रेडियस, रेडियस में क्या चेंज आया, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, रिपल्शन के कारण आप ये तो समझ पा रहे होंगे कि ये रिंग जो है वो फैल जाएगी। अब रिंग फैल जाएगी, इसका रेडियस बढ़ जाएगा, वो निकालना है। अब आप जानते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस, अगर मैं इसी एलिमेंट को जूम करके एक और बार आपको दिखाऊं तो एक्चुअल में सिनेरियो कुछ ऐसा सा है। ये रिंग है, इसका छोटा सा एलिमेंट मैंने उठा के दिखाया आपको, यहाँ टेंशन लग रही है, यहाँ टेंशन लग रही है, और क्योंकि इस एलिमेंट को खींचा जा रहा है और क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए है, तो आप समझ पा रहे होंगे एक नॉर्मल फोर्स लगाया जिसके कारण रिंग जो है वो एलोंगेट हो गई। तो एलोंगेट हो गई, आपने इसके ऊपर एक स्ट्रेस लगाया, स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन आ गया। तो यंग्स मॉड्यूलस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कितना लगेगा इसके ऊपर, टेंशन अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कुछ भी नहीं करना है, टेंशन की वैल्यू आप यहां जानते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दे चुका हूं, चेंज इन लेंथ समझना है। देखिए पहले तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, k2q by r square into 2 पाई, और एरिया को मैंने a लिख दिया अपॉन चेंज इन लेंथ। देखिए पहले ओरिजिनली इस रिंग की जो लेंथ थी वो 2 पाई r थी, ठीक है, ओरिजिनल जो लेंथ थी वो कितनी थी, 2 पाई r थी। लेकिन अगर रेडियस में डेल्टा r का इंक्रीमेंट आ गया तो नया रेडियस कितना हो गया, r प्लस डेल्टा r हो गया। 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या मिल जाएगी, नई लेंथ मिल जाएगी। दिस इज द फाइनल लेंथ, ओके, दिस इज द फाइनल लेंथ। सो व्हाट इज द इंक्रीमेंट इन लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो फाइनल लेंथ हो गई 2 पाई r प्लस डेल्टा r, इनिशियल लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं माइनस 2 पाई r अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी है, 2 पाई r है। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको डेल्टा r की वैल्यू मिल जाएगी। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। अब देखिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस में मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए जैसे आपने सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर भी पढ़ा हुआ होगा, तो वहां पर आपने देखा होगा जब कंटिन्यूअस बॉडीज आती हैं, मतलब मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ, समटाइम्स मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सरफेस एरिया, एंड समटाइम्स मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम। तो वहां पर हम तीन टर्म्स डिफाइन करते थे। क्या क्या डिफाइन करते थे, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी। इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कई बार हमारा सामना पॉइंट चार्जेस की जगह ना होके एक्सटेंडेड बॉडीज के साथ होता है। सो फॉर एक्सटेंडेड बॉडीज we define three type of charge distributions. The first one is linear charge density. क्या define होती है,
लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे हम लैम्डा से डिफाइन करते हैं। और लैम्डा रिप्रेजेंट करता है चार्ज पर यूनिट लेंथ को। इसका मतलब है अगर चार्ज जो है वो वन डायमेंशन में फैला हुआ है, जैसे इस तरीके से कोई वन डायमेंशनल वायर पे अगर चार्ज फैला हुआ है, तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड बाय Q by L। अगर मैं इसमें एक छोटे से एलिमेंट की बात कर रहा हूं जिसकी लेंथ dl है और इस पे चार्ज dq है, तो लैम्डा को लिखा जाता है dq by dl, और dq इज गिवन बाय लैम्डा dl। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा कि अगर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, तो अगर छोटा सा चार्ज लिखने की नौबत पड़ जाए तो लैम्डा dl से हम उसे लिख पाएंगे। अगर आप यूनिट देखें तो क्या होगा, चार्ज अपॉन लेंथ का यूनिट कूलम पर मीटर। ओके, सेकंड वन इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। जो सेकंड टर्म आती है हमारे पास वो आती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर जो चार्ज है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, if the charge is distributed over the surface, तब उस केस में हम डिफाइन करते हैं सिग्मा, which is charge per unit area। अगर वही बात मैं फिर से दोहराऊं कि छोटा सा एलिमेंट अगर यहाँ पर मैं उठाऊं dA is the area of the differential element, तो इस डिफरेंशियल एलिमेंट पे डिफरेंशियल चार्ज अगर लिखना हो तो मैं लिख दूंगा सिग्मा dA से, और सिग्मा का जो यूनिट है चार्ज अपॉन एरिया कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, इसी तरीके से आपके पास आता है थर्ड टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर आपके पास चार्ज जो है वो किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। एंड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इसका यूनिट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, कूलम पर मीटर क्यूब। फाइन, एक बात और याद रखें, अगर इस पे डिफरेंशियल एलिमेंट उठाना है तो डिफरेंशियल एलिमेंट dq, डिफरेंशियल एलिमेंट पे जो dq चार्ज है उसे मैं लिख पाऊंगा रो इनटू dv। रो इनटू dv से आप डिफरेंशियल एलिमेंट इसमें उठा लेंगे। ठीक है, कि आपने एक छोटा सा एलिमेंट उठाया और पूछ लिया भाई साहब इस पे चार्ज कितना है, तो चार्ज कितना होगा, रो dv के बराबर होगा। अब मैंने आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों पढ़ा है, देखिए कई बार हमारा सामना पॉइंट चार्जेस से ना होके एक्सटेंडेड बॉडीज के साथ होगा, तब आप इन फैक्टर्स को यूज करेंगे। ठीक है, जैसे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देके बता देता हूं। मान लीजिए कि एक वायर है, ठीक, 0 से L लेंथ तक की एक वायर है। ठीक, अगर मैंने कह दिया कि इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो वराय कर रही है लैम्डा नॉट x स्क्वायर के हिसाब से। फॉर एग्जांपल लैम्डा नॉट x स्क्वायर, वेयर x इज दिस डायमेंशन, ये डायमेंशन x है। तो आपसे पूछ लिया गया कि बताइए इस रॉड पे टोटल चार्ज कितना मौजूद है। ठीक है, टोटल चार्ज निकालना है आपको कि कितना चार्ज इस पे प्रेजेंट है। बहुत ही आसान सा कांसेप्ट कि अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी वराय कर रही है तो क्या कीजिए, x दूरी पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट उठा लीजिए dx का, कितने का, dx एलिमेंट उठा लीजिए, और इस dx एलिमेंट पे छोटा सा चार्ज dq अगर निकालना हो तो रट लीजिएगा इन तीनों चीजों को। छोटा सा एलिमेंट निकालना हो तो क्या लिखेंगे, लैम्डा dx। क्या लिखेंगे, लैम्डा dx। चलिए बताइए लैम्डा को क्या लिख सकता हूं, लैम्डा नॉट x स्क्वायर, और dx तो चल ही रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, dx एलिमेंट में मौजूद छोटा सा चार्ज dq लिख डाला। और अगर टोटल निकालना हो तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, बताइए, क्योंकि ये वेरिएबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था इसीलिए हम इंटीग्रेट करना चाहेंगे 0 से L तक। तो चार्ज कितना हो जाएगा इस पे, बताइए, चार्ज हो जाएगा लैम्डा नॉट x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, और x क्यूब बाय 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विल गिव यू L क्यूब बाय 3, तो इसके ऊपर ये चार्ज रह गया। ठीक, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। ओके, एक सवाल और कराना चाहूंगा, समझिएगा कि अगर मैंने आपसे कह दिया कि एक स्फेरिकल वॉल्यूम था, कैसा वॉल्यूम था, स्फेरिकल वॉल्यूम है जिसका रेडियस r है, ठीक है, contains charge distributed
थ्रू आउट द वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, उसे डिफाइन किया गया रो नॉट इनटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर से, कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो इस तरीके से वेराई कर रही है। अब आपसे सवाल पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द चार्ज, what is the total charge in the given volume, गिवन वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा। चलिए आप खुद से एक बार ट्राई करके देखिए। कह रखा है कि एक स्फेरिकल वॉल्यूम है, ठीक है, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, लेकिन जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जा रहे हैं तो जो डिस्टेंस है उसे स्मॉल आर से स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है। जैसे जैसे आप दूर चले जाएंगे वैसे वैसे जो चार्ज है, जो चार्ज डेंसिटी है वो वराय कर रही है इस इक्वेशन से, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूं, बहुत ही आसान सी चीज, आर दूरी पे जाके मैंने एक छोटा सा एलिमेंट उठा लिया, ठीक है। आर दूरी पे जाके आपने एक एलिमेंट उठाया है, कितने का है ये एलिमेंट, चलिए बताइए कितने का एलिमेंट है। दिस एलिमेंट इज ऑफ विड्थ dr, आर दूरी पे जाके dr का एलिमेंट उठाया, ठीक। क्या मैं इसकी छोटा सा वॉल्यूम लिख सकता हूँ, हाँ इसका छोटा सा वॉल्यूम लिखा जा सकता है। ये एक तरीके से आप देखिए कि एक स्फेरिकल शेल है, एक बहुत ही पतला सा शेल निकाला है हमने एलिमेंट की फॉर्म में, जिसका रेडियस आर है और थिकनेस बहुत छोटी dr है। तो इस छोटे से dr के लिए मैं मान सकता हूं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आया है, और इसके लिए जो रो है वो है रो नॉट आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो इसके लिए अगर मैं ये लिखना चाहूं कि इस एलिमेंट में चार्ज कितना है तो सिंपल सा लिख दूंगा रो डीवी, लेकिन वही बात अटक गई कि डीवी निकालना पड़ेगा। तो डीवी कैसे निकालिएगा, शेल का वॉल्यूम निकाल के। शेल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, देखिए शेल का वॉल्यूम कर चुके हैं आप क्लास 11th में, कैसे निकालेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका सरफेस एरिया हो गया और इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पाई आर स्क्वायर dr। ऐसा आप करके वॉल्यूम एलिमेंट लिख सकते हैं इसके लिए। तो छोटा सा चार्ज कितना हो जाएगा, रो डीवी हो जाएगा, रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, रो नॉट आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर इनटू 4 पाई आर स्क्वायर dr। दिस इज dq। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन की लिमिट्स 0 से कैपिटल R तक। तो q की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 4 पाई रो नॉट अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट हो गया, और इंटीग्रेशन किसका करना है 0 से R के लिए, R की पावर 4 dr का। तो ये हो जाएगा R की पावर 5 अपॉन 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मिलेगा आपको 4 पाई रो नॉट अपॉन आर स्क्वायर इनटू r की पावर 5 अपॉन 5, सच दैट जो टोटल चार्ज है वो वैल्यू इवैल्यूएट होके आएगी 4 बाय 5 पाई रो नॉट इनटू r क्यूब। दिस इज द टोटल चार्ज इन द गिवन वॉल्यूम। आप नोट कीजिए इसे। लीजिए कि मेरे पास एक रॉड थी, ठीक है, इस पे जो चार्ज था वो Q था और लेंथ कितनी थी L थी। लेकिन खुशी की बात ये है कि इस बार जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द लेंथ। अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे ये पूछा गया कि एक रॉड जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था Q, L, यहां पर एक पॉइंट चार्ज रख दिया गया Q, यहां से दूरी है मान लीजिए A दूरी है, कितनी दूरी है, A दूरी है। आपसे पूछा गया व्हाट इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दिस पॉइंट चार्ज एंड द रॉड, मतलब या तो ये बता दीजिए कि रॉड इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, या फिर ये पॉइंट चार्ज इस रॉड के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, दोनों सेम ही होंगे, ठीक है। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं है, आप ऐसा देखिए कि दिस रॉड इज एक्चुअली कंप्राइज्ड ऑफ वेरी स्मॉल एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लेंथ L। सो व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली इज, ये वाला जो Q है वो हर एलिमेंट पे कुछ कुछ फोर्स लगाएगा, लेकिन हर एक पे लगने वाला फोर्स अलग अलग होगा क्योंकि उस पॉइंट चार्ज से उनकी दूरी अलग अलग है।
दूरी अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, यहां से x दूरी पे जाके एक कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट उठा लिया, कितना dx, तो क्या बता सकते हैं कि इसमें एक छोटा सा चार्ज dq कितना होगा, आराम से आप कह देंगे कि सर ये dq कितना होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एलिमेंट की लेंथ dx। ठीक है, ये हो गया आपके लिए dq। अब अगर मैं चाहूं कि इस पॉइंट चार्ज और इस एलिमेंट के बीच में फोर्स निकालूं, तो कैसे निकालूंगा, जो छोटा सा फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा होगा दैट विल बी इक्वल्स टू k q, इस एलिमेंट का मान, इस एलिमेंट का चार्ज dq अपॉन इनके बीच की दूरी x स्क्वायर। ठीक है, चलिए df की वैल्यू लिख दूंगा k q, dq की वैल्यू q by l dx अपॉन x स्क्वायर। टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इंटीग्रेट कीजिएगा। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, लिमिट समझिए। पहला एलिमेंट आपको मिलेगा a दूरी पे, आखिरी एलिमेंट मिलेगा a प्लस l लेंथ पे। तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स जो हैं वो जाएंगी a से a प्लस l लेंथ तक, सच दैट अगर आप फोर्स निकालेंगे तो k कैपिटल Q स्मॉल q बाय l, ये तो कांस्टेंट फैक्टर हो गया, dx अपॉन x स्क्वायर, 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय x, माइनस 1 बाय x, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, a से a प्लस l तक। अब अगर यहाँ पर मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a प्लस l, a प्लस l माइनस a से a कैंसिल हो जाएगा, एक l से l भी कैंसिल हो जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी k q q अपॉन a इंटू a प्लस l। ये फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है जो रॉड और पॉइंट चार्ज के बीच में है। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए अब हम कुछ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड सवाल डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे आसान कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करता हूं। मान लेता हूं मैं कि सबसे पहले मैं टू पार्टिकल सिस्टम की बात कर लेता हूं। टू पार्टिकल सिस्टम, let us consider a system of two particles plus q and plus q। फाइन, प्लस q और प्लस q दो हमने चार्ज पार्टिकल्स ले लिए। अगर केवल दो चार्ज पार्टिकल्स हैं और आप इक्विलिब्रियम की बात करने लग जाएं और केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही हो इन दोनों के बीच में, तो भूल जाइए इक्विलिब्रियम की बात, क्योंकि उस केस में इक्विलिब्रियम कभी अटेन हो ही नहीं पाएगा। कोई भी चार्ज ले लीजिए, मान लीजिए अगर ये दोनों माइनस माइनस होते तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते, ये दोनों प्लस प्लस हैं, ये दोनों एक दूसरे को F इलेक्ट्रिक से रिपेल कर रहे होंगे। एक पॉजिटिव होता, एक नेगेटिव होता, प्लस Q होता और एक माइनस Q होता, तो ये वाला पार्टिकल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है F इलेक्ट्रिक से, इस वाले को ये अट्रैक्ट कर रहा होता है F इलेक्ट्रिक से। तो क्या कभी इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों क्या करेंगे, भाग जाएंगे, ये दोनों भी एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहता हूं, इसका मतलब इक्विलिब्रियम अटेन करने का क्या मतलब है कि इस पार्टिकल में नेट फोर्स 0 हो जाता है, इस पार्टिकल में भी नेट फोर्स 0 हो जाता है। सो देयर कैन नॉट बी इक्विलिब्रियम अंडर सच सिनेरियो such that if only electrostatic forces are acting, if only electrostatic forces are acting, ये टू पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहा हूं, the particles cannot be in equilibrium, तब ये दोनों जो हैं वो इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकते हैं। चलिए एक और हाइपोथेटिकल सिचुएशन में इमेजिन कर लेता हूं। अब मैं मान लेता हूं कि मैंने इनमें कुछ मास भी डाल दिया, ठीक है, दोनों को कुछ कुछ मास भी दे दिया मैंने, मान लीजिए इसको भी मास m दे दिया, इसका भी मास m था। तो उस केस में क्या होगा, अगर इनके बीच का सेपरेशन r है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैन आल्सो कम इनटू प्ले, होगा ही, वही चार्ज पार्टिकल्स हैं तो कुछ ना कुछ मास रहा होगा। तो अब अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंसीडर कर लूं इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में, तो रिपल्शन तो हो ही रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये अट्रैक्ट भी हो जाएंगे। इसका मतलब है एक F ग्रेविटेशनल इस डायरेक्शन में लगने लगेगा, F ग्रेविटेशनल इस डायरेक्शन में लगने लगेगा। तो एक कंडीशन ऐसी आ सकती है such that electrostatic force is balanced by gravitational force and now the particles can remain in equilibrium।
चलिए इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो लिख सकता हूँ k q q अपॉन r स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स लिख सकता हूँ g m m अपॉन r स्क्वायर। देखिए r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। बहुत अच्छी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है, यहाँ पर समझिएगा। अगर ये डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट हो गया, दिस इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस का कोई फर्क अब नहीं पड़ रहा है, तो समझिए कि चाहे इन्हें यहाँ रखा हो, चाहे कुछ थोड़ा और, अगर मैं इन्हें अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दूं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज लॉन्ग एज दिस थिंग इज सेटिस्फाइड कि kq स्क्वायर इज इक्वल्स टू gm स्क्वायर, तब तक r का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिसका मतलब ये है कि अगर मैं इन्हें और थोड़ा पास ले आऊं या थोड़ा दूर और भेज दूं, तो भी इनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, नेट फोर्स तब भी जीरो हो रहा होगा, व्हिच मींस दिस इज व्हिच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने देखा होगा, आपको 11th क्लास में समझाया गया होगा कि मान लीजिए एक बॉल पड़ी हुई है, प्लेन सरफेस पे पड़ी हुई है, ठीक है, आपने उठा के इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, तब भी इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। दिस वाज द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूँ थ्री पार्टिकल सिस्टम की, तो हेडिंग डाल लीजिएगा, इक्विलिब्रियम ऑफ, we are considering the equilibrium of three particle system under the effect of electrostatic force only, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे हो। और यहां अब मैं बात करूंगा थ्री पार्टिकल सिस्टम की। चलिए अब थ्री पार्टिकल सिस्टम में क्या हो रहा है, जब थ्री पार्टिकल सिस्टम की बात हो रही है, मान लेता हूं एक ये प्लस क्यू है, we have yet another charge plus q, और they are separated by a distance of r, इनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो r है। मान लेता हूँ एक थर्ड पार्टिकल मैं यहाँ कहीं रखता हूँ, चलिए q और इन दोनों को q2 ही क्यों लिया जाए, कुछ q1 और q2 ले लेता हूँ, ठीक है। अगर q1 और q2 है, तो मैंने आपसे पूछ लिया कि इन दोनों पार्टिकल्स के साथ में मैं एक और तीसरा पार्टिकल रखना चाहूंगा, सच दैट ये पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में रह जाए। बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे कि अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो मैंने कह दिया आपको कि मैंने यहाँ पर एक स्मॉल q रखा था एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम q1, तो बताइए अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये दूरी x हो गई, तो ये दूरी ऑटोमेटिकली कितनी हो गई, r - x हो गई, ठीक है। अब इस q पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो जीरो होना चाहिए। देखिए जब मैं कह रहा हूँ सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो द फोर्स ऑन प्लस q, दिस स्मॉल q शुड बी जीरो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स ऑन स्मॉल q को मैं जीरो कर दे रहा हूँ। ये q1 क्या करेगा, इसे इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये q2 इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, दोनों के रिपल्शन जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। इसके ऊपर लगने वाला F1 इधर, इसके कारण F2 इधर, तो F1 और F2 को बैलेंस कर दीजिए। चलिए F1 और F2 बैलेंस करें तो क्या मिलेगा, k q1q अपॉन x स्क्वायर इज बैलेंस्ड बाय k q2q अपॉन r माइनस x होल स्क्वायर्ड। तो देखिए k q से k q कैंसिल आउट हो जाता है। अगर आप इसका रेशियो ले लें, अगर आप इसका रेशियो लें, तो आप x के लिए सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम x के लिए अब इसका सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ x, देखिए x अपॉन r माइनस x विल बी रूट q1 अपॉन रूट q2। अगर मैं ये फैक्टर इधर भेज दूं और x के लिए सॉल्व करूं, तो x की वैल्यू आ जाएगी रूट q1 अपॉन रूट q1 प्लस रूट q2 इनटू r, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो इसका मतलब है कि इस स्मॉल q को ऐसी डिस्टेंस पे रखा जाना चाहिए सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। अच्छा कई बार यहीं तक बात नहीं पूछी जाती है, अब ये भी पूछ लिया जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल q, इस छोटे q की भी वैल्यू निकालिए अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो। चलिए अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है,
तो जरूरी थोड़ी है कि इसी के ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स इसके ऊपर भी जीरो होगा, नेट फोर्स इसके ऊपर भी जीरो होगा। आप कोई भी एक चार्ज पार्टिकल पकड़ लीजिए और उस पे नेट फोर्स क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए। ठीक है, हम बीच वाले पार्टिकल को पकड़ के तो उसमें नेट फोर्स जीरो कर चुके हैं। अब मैं मान लीजिए इस पार्टिकल को और उठा लेता हूं। वैसे इस पार्टिकल को उठाया, देखिए क्या हो रहा होगा, इसके कारण इस पे कुछ रिपल्शन आएगा, इसके कारण भी इस पे कुछ रिपल्शन आ जाएगा। अब अगर दोनों के कारण कुछ कुछ रिपल्शन आ रहा है तो क्या होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर दोनों के कारण यहाँ पर कुछ रिपल्शन आ रहा है तो देखिए इसके कारण इसके ऊपर लगने वाला फोर्स मैंने कह दिया F3 है। F3 क्या है, स्मॉल q जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, और इसी तरीके से ये q जो है इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा होगा F4। तो इन दोनों के कारण जो नेट फोर्स होना चाहिए वो कितना हो जाना चाहिए, जीरो। इसका मतलब है F3 प्लस F4 का जो सम है वो जीरो होना चाहिए। और अगर ये जीरो है तो चलिए F3 प्लस F4, F3 लिखवाइए यहां से यहां के लिए, अपने पास आएगा K Q2 small q upon r minus x whole squared plus k capital Q1 capital Q2 upon distance, separation distance कितना है, r square equals to 0। अब अगर आप x के लिए सॉल्व, आप अगर स्मॉल q के लिए सॉल्व करना चाहेंगे तो स्मॉल q की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस Q1 Q2 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब समझिए यहाँ पर स्मॉल q की जो वैल्यू आई है वो नेगेटिव में आई है। वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अच्छा रिजल्ट भी है। मैं नहीं जानता था इस q के बारे में, लेकिन ये q की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब ये एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। आपको ये चीज वहीं पर खटक जानी चाहिए थी कि यहाँ पर Q2 था, F3 और F4 का सम जीरो कब हो सकता था। देखिए ये तो दोनों ही फोर्सेस इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम कहां से अटेन हुआ, तो इक्विलिब्रियम तब अटेन होगा जब ये नेगेटिव चार्ज हो। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा होगा, इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा होगा, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तब इक्विलिब्रियम आएगा। इसी तरीके से अगर ये नेगेटिव होता तो ये वाला चार्ज इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, ये वाला चार्ज इससे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता। तो कभी-कभी आपसे नेचर ऑफ चार्ज भी पूछा जा सकता है कि बीच में जो ये पार्टिकल रखा वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप इसे। मान लीजिए एक कैपिटल Q था, ये प्लस 4Q था, Q और 4Q था। आपसे पूछा गया कि बीच में एक कहीं पर मैंने चार्ज रख दिया स्मॉल q। इस चार्ज को मान लीजिए इनके बीच की जो दूरी थी वो थी r। आपसे पूछा गया कि find this x and q such that system is in equilibrium, कि सिस्टम जो है वो कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब चाहे हम इस पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो कर सकते हैं, इस पे भी नेट फोर्स जीरो कर सकते हैं, और इस पे भी नेट फोर्स जीरो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं F net on small q पर लगने वाले नेट फोर्स को जीरो कर दे रहा हूँ। चलिए नेट फोर्स को जीरो करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसके कारण भी कुछ फोर्स लगेगा, इसके कारण भी कुछ फोर्स लगेगा। इस दूरी को मैंने कह दिया x, बाकी बची हुई दूरी हो गई r minus x। ठीक, चलिए इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इसके कारण और इसके कारण बैलेंस आउट हो जाने चाहिए। इसका मतलब है k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू k 4q स्मॉल q अपॉन r माइनस x होल स्क्वायर। देखिए k q q कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो 1 अपॉन x जो है वो हो जाएगा 2 अपॉन r माइनस x। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव भी आ सकता था, नेगेटिव भी आ सकता था, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कुछ नेगेटिव में आ रही होगी, जो डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने पॉजिटिव वैल्यू ही उठाई है डायरेक्ट। r माइनस x की वैल्यू 2x हो जाएगी, सच दैट 3x इज इक्वल्स टू r, सो x मस्ट बी इक्वल्स टू r by 3। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, r by 3, मतलब r by 3 पे रखिए तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह जाएगा। अगली बात, ये होना कितना चाहिए, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी पूछा हुआ है। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करें, हम किसी भी एक और पॉइंट चार्ज को पकड़ के उस पे नेट फोर्स हम जीरो कर दे रहे हैं। तो मान लेता हूं कि मैं इस Q पे नेट फोर्स जीरो कर रहा हूं,
तो चलिए नेट फोर्स इसके कारण भी आएगा और इसके कारण भी आएगा, तो K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर एक फोर्स प्लस K Q 4Q अपॉन आर स्क्वायर, ये सम कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो देखिए K Q Q K, सॉरी ये वाला Q नहीं कटेगा, K Q ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये आएगा हमारे पास Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज माइनस ऑफ 4Q अपॉन आर स्क्वायर, x की वैल्यू r/3 है, सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो जाएगा r स्क्वायर बाय 9, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर भी गया, तो स्मॉल q की वैल्यू जो है वो होगी -4/9 ऑफ कैपिटल Q। मतलब अगर कैपिटल Q एक पॉजिटिव चार्ज है तो स्मॉल q कैसा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव, मतलब ये ऑपोजिट पोलैरिटी का चार्ज आपको इनके बीच में रखना पड़ेगा, तब जाके इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है। बिल्कुल अच्छे से इस टाइप की प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग में बिठा लें। लेकिन कई बार ऐसा भी दिया हुआ हो सकता है कि आपके पास एक चार्ज हो जाए, एक चार्ज तो हो गया प्लस Q, एक हो गया -4Q, फॉर एग्जांपल इस टाइप का चार्ज आपके सामने आ जाता है, उस केस में आप कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम के साथ डील करेंगे। देखिए बहुत ही आसान सी चीज है, बहुत सिंपल है, समझने की बात होती है, कॉमन सेंस अप्लाई कीजिएगा। मान लेता हूं कि कोई भी एक पॉइंट बीच में रैंडमली उठा लिया, ठीक, अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ही रख देता हूँ, मान लीजिए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, तो ये Q इस Q को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये -4Q इस प्लस Q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो क्या बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट है जहां पर नेट फोर्स 0 हो जाए? इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन में, इन दोनों के बीच में क्या कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खत्म हो गई बात। अच्छा मान लीजिए अब कोई कह दे नहीं सर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी तो ले सकते हैं, ले लो भाई, -Q ले लो। अब क्या होगा, ये प्लस Q अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये -4Q रिपेल कर रहा होगा, इसका मतलब है इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पर नेट फोर्स 0 हो जाए। इनफैक्ट ये जो एक नया पॉइंट है जहां पर नेट फोर्स 0 होता है उसे न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट वो जगह है जहां पर एफ नेट कितना आ रहा हो, 0 आ रहा हो, नेट फोर्स 0 आ रहा हो। ठीक, तो चलिए करके देखते हैं। अच्छा, लेकिन क्या अगर इन दोनों के बीच में न्यूट्रल पॉइंट नहीं है तो क्या ऐसी बात है कि कहीं पे भी नहीं होगा वो न्यूट्रल पॉइंट? ये गलत बात है, न्यूट्रल पॉइंट होगा। अब हम उसे निकालने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं देखना चाहूंगा कि किस तरफ होना चाहिए न्यूट्रल पॉइंट। ठीक, देखिए अब मान लेता हूं कि एक पॉइंट मैंने उठा लिया इस तरफ, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये माइनस का 4Q, अगर मैंने इस पे कोई भी पॉइंट चार्ज अज्यूम कर लिया, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस Q है, ये -4Q क्या करेगा, इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा किसी फोर्स F1 के साथ। ठीक, ये प्लस Q क्या करेगा, इस Q को रिपेल करेगा F2 के साथ। आपको सीधी सीधी सी बात समझ में आ जाएगी कि F2 कभी भी F1 को एक्सीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, तो फोर्स ऑटोमेटिकली वीकर हो गया। F1 हमेशा F2 से ज्यादा ही रहेगा, और अगर F1 हमेशा F2 से ज्यादा रहेगा तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि यहाँ कहीं पर नेट फोर्स की F1 F2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। चलिए, तो इसका मतलब है -4Q के राइट हैंड साइड में तो कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में भी कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं आएगा। अगर मैं लेफ्ट में चला जाऊं, मतलब मैं पॉइंट बी की बात कर रहा हूं, अब अगर पॉइंट बी की बात करूं तो यहां पर भी प्लस Q को रखा मैंने, तो ये प्लस Q इस Q को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में F1 से। ठीक, और ये -4Q क्या करेगा, इस Q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F2 के साथ। ठीक है, दोनों फोर्सेस अभी भी अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन एक बात समझिए, इस Q के कारण रिपल्शन तो हो रहा है, इसके कारण अट्रैक्शन भी हो रहा है, लेकिन क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो हो सकता है कि F2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो और F1 का मैग्नीट्यूड कम हो, वाइस वर्सा हो, या फिर कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि F1 और F2 एक दूसरे को बैलेंस आउट कर जाएं। क्यों? देखिए दोनों के पास कुछ कुछ एडवांटेज है। इसकी डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा हो सकता है,
इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा हो सकता है। कहीं पर ऐसा भी तो हो जाएगा कि F1 और F2 एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे, तो वही इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा, वही न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा। तो ये याद रखें आप कि न्यूट्रल पॉइंट ऑलवेज लाइज टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज। याद रहेगा आपको, न्यूट्रल पॉइंट हमेशा स्मॉलर चार्ज की तरफ होता है, इसे नोट कर लीजिए आप। न्यूट्रल पॉइंट ऑलवेज लाइज टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज। तो अब आपको चित्र देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि आप न्यूट्रल पॉइंट कहां उठाएंगे। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया कि दिस इज द वैल्यू 2q एंड दिस इज वैल्यू -q। आपसे पूछ लिया न्यूट्रल पॉइंट किस तरफ होगा, आप कह देंगे सीधी सीधी सी बात है कि जब दोनों की पोलैरिटी अपोजिट हो, जब दोनों ही अपोजिट पोलैरिटी के पार्टिकल्स हो, अपोजिट चार्ज कैरी कर रहे हो, तो हमेशा याद रखें कि बीच में कहीं पर न्यूट्रल पॉइंट नहीं आएगा और न्यूट्रल पॉइंट हमेशा स्मॉलर चार्ज की तरफ आएगा। सो हियर यू एक्सपेक्ट समवेयर अ न्यूट्रल पॉइंट। इसीलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि मान लीजिए कि दो पार्टिकल्स हैं हमारे पास। कितने पार्टिकल्स हैं? दो पार्टिकल्स हैं। There are two particles, one is of 8 microcoulomb plus 8 and one is of -2 microcoulomb separated by a distance of 20 centimeter। मैंने आपसे पूछ लिया कि बताइए कि कहां पर एक थर्ड चार्ज रखा जाए, where should a third charge be placed so that the net force experienced by it is 0। तो आप समझ चुके होंगे दोनों अपोजिट पोलैरिटी के बीच में कहीं पर न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो सकता है। ग्रेटर चार्ज के पास में भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो सकता है, स्मॉलर चार्ज के पास में यहाँ पर कहीं पर न्यूट्रल पॉइंट होगा। चलिए ये न्यूट्रल पॉइंट है, मान लेता हूँ इसकी 2 माइक्रोकूलम से जो दूरी है वो x है। खत्म हो गई कहानी। यहाँ पर आप फोर्स बैलेंस कर देंगे। -2 क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये प्लस, मान लेता हूँ चार्ज रख दिया आपने q, प्लस का q रख दिया, तो ये -2 इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये +8 इसे रिपेल करेगा। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देने चाहिए। तो चलिए फोर्सेस बैलेंस कर रहा हूं। k 2 माइक्रो इज 10 रेज़ टू पावर -6 into q upon x square is balanced by k capital Q। what is capital Q? 8 into 10 raised to power -6 small q upon distance squared। what is distance? 20 plus x। 20 plus x, ये टोटल डिस्टेंस हो गया होल स्क्वायर। k से k कैंसिल, q से q कैंसिल हो गया, 10 raised to power -6 गया, 1 जा 4 जा, खत्म हो गया। 1 by x is equals to 2 upon 20 plus x। तो 20 plus x is 2x such that x is equals to 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर दूर आपको एक न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो जाएंगे कि न्यूट्रल पॉइंट कैसे कहां लोकेट होता है जहां पर नेट फोर्स 0 होगा। प्लीज नोट कर लीजिए इसे। मान लीजिए कि यहां पर मेरे पास एक प्लस क्यू था, यहां पर भी प्लस क्यू था, ठीक। बीचों बीच मैंने एक चार्ज रख दिया है which is equals to प्लस का क्यू, ठीक है। बीचों बीच रखा हुआ है such that this distance is a और this distance is also a। अगर आप समझ पा रहे हो तो इस पे अभी जो नेट फोर्स है स्मॉल क्यू के ऊपर, जो नेट फोर्स है वो अभी कितना है? 0 है। जितना ये इसको रिपेल कर रहा होगा उतना ये इसको रिपेल कर रहा होगा। मैंने आपसे कह दिया कि मैंने इस क्यू को स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया फ्रॉम द मीन पोजीशन इन द राइट हैंड साइड डायरेक्शन। मैंने इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया अपनी मीन पोजीशन से। तो देखिए जैसे ही आप मीन पोजीशन से इसे डिस्प्लेस करते हैं तो क्या होगा? क्या फोर्सेस चेंज हो जाएंगे? यस। अब इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है। अब जैसे ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा? देखिए जैसे ही पार्टिकल अब यहां पहुंचा, इस वाले Q के कारण फोर्स बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई। तो यहाँ पर एक फोर्स लगने लगेगा F1 इसके कारण, 1 एंड दिस इज 2, ठीक है। अच्छा इन दोनों के कारण यहाँ देखिएगा ये दूरी बढ़ चुकी है, ये डिस्टेंस बढ़ गया, तो इसके कारण जो फोर्स है वो रिपल्शन का F2 जो है वो घट गया। तो F1 और F2 में क्या रिलेशन है? F1 बड़ा है F2 से,
तो एक नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगने लगेगा, इस डायरेक्शन में, मतलब वो इस चार्ज पार्टिकल को वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लाना चाहेगा। तो which type of equilibrium is this? This is an example of stable equilibrium। और आप एक बात जानते हैं कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपने पार्टिकल को हल्का सा डिस्प्लेस करा दिया तो आपके पास एक और पॉसिबिलिटी बनती है SHM की, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पर भी वही होगा, जैसे ही पार्टिकल को आपने डिस्प्लेस किया, एक नेट फोर्स इक्विलिब्रियम की तरफ लगने लगा, तो इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग SHM। और SHM किस तरीके से मुझे पता चलेगा कि SHM हो रहा है? आपको कुछ नहीं करना है, अगर फोर्स का एक्सप्रेशन F इक्वल्स टू माइनस kx की फॉर्म में आता हुआ दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये चीज क्या है, SHM है, SHM को रिप्रेजेंट कर रही है। कुछ भी नहीं करना है, चलिए देखिए, जैसे ही मैंने x से डिस्प्लेस कर दिया, ये डिस्टेंस जो हो गई ये हो गई a माइनस x, फाइन, और ये डिस्टेंस जो हो गई ये कितनी हो गई, a प्लस x। तो F1 को मैं लिख सकता हूं k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a माइनस x का होल स्क्वायर, और F2 को लिख सकता हूं k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a प्लस x का होल स्क्वायर। तो अब अगर मैं नेट फोर्स निकालूं तो नेट फोर्स कितना लगेगा, k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a प्लस x का होल स्क्वायर माइनस k कैपिटल Q अपॉन a माइनस x का होल स्क्वायर। रिमेंबर, हमने जो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की है x, दैट इज स्मॉल एज कंपेयर्ड टू a के कंपैरिजन में वो छोटा है। तो देखिए k q जो है कॉमन आ गया, नीचे एलसीएम ले ले रहा हूँ, a प्लस x इंटू a माइनस x का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, a माइनस x का होल स्क्वायर माइनस a प्लस x का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा k q अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ आएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2ax। तो देखिए a स्क्वायर और x स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस 2ax माइनस 4ax आ जाएगा विथ नेगेटिव साइन, ये नेट फोर्स आ जाएगा इस पार्टिकल के ऊपर। अब देखिएगा, अगर मैं कह दूं कि x की वैल्यू a के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अप्रोक्सीमेट्स टू a स्क्वायर ओनली, तो आपके पास जो नेट फोर्स निकल के आ जाएगा वो इस फॉर्मेट में आएगा, माइनस k कैपिटल Q स्मॉल q इंटू 4a अपॉन a रेज टू पावर 4, और एक एक a कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक 4 आ जाएगा और नीचे a क्यूब आ जाएगा विथ x। तो अगर फोर्स कम्स आउट टू बी माइनस समथिंग इनटू x, तो ये F इक्वल्स टू माइनस kx की फॉर्म का है, और F इक्वल्स टू माइनस kx की फॉर्म का है, तो दिस इज एग्जीक्यूटिंग SHM। और अगर SHM कर रहा है तो SHM का टाइम पीरियड इवैल्यूएट कर सकते हैं। आप फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, वेयर m स्टैंड्स फॉर इस पार्टिकल का मास, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा -4kq अपॉन a क्यूब इनटू x। एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर x, x से x कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा से टाइम पीरियड आ जाएगा, तो यहां से कंपेयर करूंगा तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी 4kq अपॉन ma क्यूब, ठीक है। और टाइम पीरियड निकालना हो तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 बाय अंडर रूट ऑफ ma क्यूब अपॉन 4kq। ये वैल्यू जो है ये है टाइम पीरियड की। So this is the time period of SHM of this particle। देखिए, मान लीजिए ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, और बीचों बीच आपने स्मॉल क्यू को रख रखा है, ठीक है, वही बात हो गई द सेम सिनेरियो एज बिफोर। अब आपने क्या किया, इस स्मॉल क्यू को अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस, अभी तो आपने किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कराया था, एक्स एक्सिस में, मतलब अलोंग द लाइन जॉइनिंग दिस। अब मैंने कहा आप इसे थोड़ा सा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दीजिए, y is again small as compared to a। अब जैसे ही आप इसे डिस्प्लेस करेंगे तो ये चार्ज पार्टिकल यहां आ जाएगा प्लस का q, ठीक। अब मेरा सवाल है, तो बताइए क्या ये फिर से SHM करेगा, करेगा नहीं करेगा, क्या होगा, सोच के देखिए, किस टाइप का इक्विलिब्रियम हुआ, कैसा डिस्प्लेसमेंट हुआ।
देखिए जैसे ही आपने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, ये क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये वाला क्यू भी इसे रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो रिजॉल्व कीजिए, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये फोर्स एफ, ये फोर्स एफ, तो यहाँ कितना फोर्स लगेगा, एफ का एक कंपोनेंट, इस एफ का भी एक कंपोनेंट, ये वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 2f cos थीटा। तो 2f cos थीटा फोर्स इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और इस 2f cos थीटा के कारण ये तो चार्ज पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के भाग जाएगा, और अगर भाग जाएगा तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है, और अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है तो किस टाइप का एसएचएम, इस केस में नो एसएचएम, कोई एसएचएम नहीं होगा, चार्ज पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के चला जाएगा। तो अगर सिमिलर चार्जेस थे, यहाँ पर प्लस q था, अगर आप y एक्सिस में कहीं पर भी डिस्प्लेस कराएंगे तो एसएचएम नहीं होगा, नोट वर्दी पॉइंट है, ठीक है। इसी में एक और चीज मैं ले लेता हूं, मान लीजिए ये प्लस q है, ये वाला भी प्लस q है, लेकिन अब बीचों बीच माइनस q था, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी है, समझने की बात है, प्लस क्यू और ये बीच में माइनस क्यू है। अब बताइए इस केस में एसएचएम होगा या नहीं होगा। अब आप पूछेंगे सर कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कराया ये तो बताओ। चलो मैंने अब जो डिस्प्लेस कराया है वही अलोंग वाई एक्सिस करा दिया, तो मान लीजिए कि मैंने इसे डिस्प्लेस करा दिया और ये माइनस क्यू इस डायरेक्ट इधर चला गया, ये जो डिस्टेंस है ये y है, ठीक। अब क्या होगा, ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कुछ फोर्स के साथ, ये वाला माइनस क्यू इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा कुछ फोर्स एफ के साथ। एफ इसलिए मैं सेम मान रहा हूं दोनों केस में क्योंकि ये वाली डिस्टेंस जो है वो सेम है। कितनी डिस्टेंस है, दिस इज अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप समझ रहे हैं कि एक एफ इधर एक एफ इधर, तो अगर वही वाली बात हो जाए कि ये थीटा हो ये भी थीटा हो, तो नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगने लगेगा, 2f cos थीटा, f sin थीटा और f sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक f नेट लग रहा होगा कितना, 2f cos थीटा, और 2f cos थीटा के कारण ये माइनस क्यू वापस अपनी उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन करना चाहेगा, व्हिच मींस इट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जब भी पार्टिकल को अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया गया, इट इज एक्सपीरियंसिंग अ नेट फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, व्हिच मींस इट विल एग्जीक्यूट एसएचएम, and hence we are required to find out the time period of SHM in this condition also। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। जो फोर्स लग रहा होगा F, चलिए बताइए फोर्स कितना लग रहा होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर कर दूं डायरेक्ट, y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू, इस ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू बताइए, cos थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, which means y upon root of y square plus a square। ये फोर्स लग रहा होगा, इसी फोर्स को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, twice kq upon y square plus a square की पावर 3/2 into y, ठीक है। अगेन आपसे कहा गया था कि y की वैल्यू जो है वो a के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, y is much less than a, तो आप y square plus a square को अप्रोक्सीमेटली a square ही मानेंगे, तो ये a स्क्वायर की पावर 3/2 होगा, पावर 3/2 ये हो जाएगा a क्यूब, तो फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्वाइस k क्यूब y अपॉन a क्यूब। फोर्स इक्वल्स टू समथिंग सम फैक्टर इनटू y, दिस इज अगेन एसएचएम। फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख रहा हूं, एक्सेलरेशन को ओमेगा स्क्वायर y, ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो हो जाएगा ट्वाइस k क्यू अपॉन a क्यूब इनटू y, y से y कैंसिल हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई ट्वाइस k क्यूब अपॉन ma क्यूब। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 बाय अंडर रूट ऑफ ma क्यूब बाय ट्वाइस k क्यूब। मैं उम्मीद करता हूं सबको याद होगा कि टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा होता है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं ओमेगा का रूट लेके, फिर यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो ये आ गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा इसी में एक और वेरिएंट बता देते हैं लगे हाथों। अब मान लीजिए ये प्लस क्यू था, ये भी प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, बीचों बीच था, ठीक। अब आपने जो डिस्प्लेसमेंट किया है अलोंग एक्स एक्सिस कर दिया, अब जो आपने डिस्प्लेसमेंट किया है वो
along x एक्सिस किया है, इसका मतलब है आप मान लीजिए आपने माइनस क्यू को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है, कितनी दूरी के साथ, x दूरी से। तो अब देखिए ये वाली दूरी कम हो गई, ये वाली दूरी बढ़ गई, ठीक, ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल है। अब इस माइनस क्यू को फर्स्ट की तरफ अट्रैक्शन होगा विद अ फोर्स F1, इस ये प्लस क्यू भी इस माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स F2। कौन सा फोर्स ज्यादा है, F1 फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू F2, तो पार्टिकल पे नेट फोर्स कहां लग जाएगा, इस डायरेक्शन में लग जाएगा, व्हिच इज F1 माइनस F2। तो नेट फोर्स अब किसकी तरफ लग रहा है, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन से अगर दूर फोर्स लग रहा हो तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहा होगा। सो दिस केस आल्सो देयर विल बी नो SHM। मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज्ड रिंग थी, क्या थी, एक चार्ज्ड रिंग, आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, ठीक है, चार्ज जो इसके ऊपर है वो Q है, इसका जो रेडियस है वो R है, ठीक है। मैंने क्या किया, आप ध्यान से समझिएगा, आप इस तरीके से देखिए इस रिंग को, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ठीक, बीचों बीच सेंटर में मैंने एक माइनस क्यू चार्ज रख दिया है, क्या रख दिया है, माइनस क्यू चार्ज। अगर सेंटर में माइनस क्यू चार्ज रखा है तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट है वो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे एक और एलिमेंट है पॉजिटिव का जो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इन दोनों का अट्रैक्शन कैंसिल आउट हो जाता है। इसी तरीके से ये वाला एलिमेंट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला एलिमेंट जो डायमेट्रिकली अपोजिट है इस एलिमेंट के अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से हर डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स का जो अट्रैक्शन है वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहा होगा, जिसके कारण ये माइनस क्यू पे नेट फोर्स अभी कितना है, जीरो है, नेट फोर्स कितना है, जीरो। तो हमने इस पार्टिकल को यहां रखा हुआ था सेंटर ऑफ द रिंग पे। अब मैं क्या करता हूं, इसे एक्सिस के अलोंग, इस रिंग की एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट देता हूं, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है एज कंपेयर टू आर, ठीक है, ये था रेडियस आर, और मैंने आपसे कहा कि मैंने इस माइनस क्यू को बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया अलोंग एक्स एक्सिस, कितना डिस्प्लेसमेंट दे दिया x, और ये जो x है वो r के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। समझ के देखिएगा, जैसे ये है, ये हमारी रिंग है, ठीक, इस रिंग के सेंटर पे चार्ज पार्टिकल था, आपने थोड़ा सा इसे डिस्प्लेस कर दिया तो क्या होगा, अब जैसे ये चार्ज पार्टिकल इधर आया तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज घबरा जाएगा कि हे भगवान ये क्यों जा रहा है हमसे दूर, तो ये क्या करेगा, ये चार्ज पार्टिकल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरीके से एक और डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसे सारे एलिमेंट्स क्या कर रहे होंगे, इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे कि ना जाए ये चार्ज पार्टिकल इसे छोड़ के। आप समझ पा रहे होंगे, इस चार्ज पार्टिकल पे रिंग के हर एलिमेंट के कारण एक फोर्स लग रहा होगा जो इसे वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ खींच लेगा। तो ये भी एक SHM का केस बनेगा। तो इसमें आपसे यही पूछा गया है कि फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ SHM, आपको SHM का टाइम पीरियड इवैल्यूएट करना है। तो SHM का टाइम पीरियड इवैल्यूएट करने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि फोर्स कितना लग रहा होगा। आप समझ चुके होंगे अभी तक पैटर्न क्या है, SHM के क्वेश्चंस में क्या पैटर्न रहा कि हमने सबसे पहले फोर्स इवैल्यूएट किया डिस्प्लेसमेंट छोटा रखते हुए, और फोर्स को जैसे ही सम फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट तक ले आए तो हम कह देते थे उसी को, अगर फोर्स इज इन द फॉर्म ऑफ -kx देन इट इज एन SHM, और फिर फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते थे, एक्सेलरेशन को ओमेगा स्क्वायर x लिख के हम इवैल्यूएट कर लेते थे। अब मैं वही करने जा रहा हूं, मैं फोर्स निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी रिंग जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज थी, हमारा पार्टिकल यहां पर चला गया है -q वाला, ठीक है। तो यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट अगर मैंने dq कह दिया तो ये dq एलिमेंट जो है ये r डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, x है। तो क्या हो रहा होगा, इस -q को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा विद सम फोर्स df, विद सर्टेन फोर्स df। उसी तरीके से डायमेट्रिकली अपोजिट एक और एलिमेंट होगा dq,
ठीक है, वो भी इस माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स डीएफ। ऐसे सारे एलिमेंट्स अपनी तरफ डीएफ 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 फोर्स लगा रहे होंगे। गौरतलब बात ये है कि ये सारी डिस्टेंसेस, चाहे कोई भी एलिमेंट आप उठाइए, कोई भी एलिमेंट आप समझिएगा, ये रिंग ऐसे पड़ी हुई है और ये चार्ज यहाँ है, हमने जो डिस्प्लेसमेंट दिया है अलोंग द एक्सिस दिया है, तो ये सारे एलिमेंट्स की दूरी यहाँ से सेम है और वो कितनी है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर है। अब अगर इस एंगल को थीटा ले लूं, इसे भी थीटा ले लूं, तो क्या होगा, df sin थीटा df sin थीटा df sin थीटा एलिमेंट और df sin थीटा 4, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। बचेंगे क्या, df cos थीटा df cos थीटा। ये तो मैंने दो एलिमेंट्स के लिए काम किया है, ऐसे हर एलिमेंट के लिए एक और डायमेट्रिकली अपोजिट एक और एलिमेंट बैठा होगा, सच दैट कि वो दो एलिमेंट्स जो डायमेट्रिकली अपोजिट हैं वो अपने साइन कंपोनेंट्स को कैंसिल करेंगे, लेकिन कॉस कंपोनेंट्स जो हैं वो सारे के सारे ऐड अप हो जाएंगे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग, जो हमें नेट फोर्स देंगे। तो एक्चुअली जो हमारा नेट फोर्स है वो कुछ नहीं, वो इन डीएफ फोर्सेस के कॉस कंपोनेंट के का ही सम है या इंटीग्रल है। आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ तो मैंने ये दो एलिमेंट्स लिए, अगर ये दो एलिमेंट्स भी लेता डायमेट्रिकली अपोजिट तब भी यही होता है, इनके साथ इनके साइन कंपोनेंट्स कैंसिल होते हैं और कॉस कंपोनेंट्स ऐड अप हो जाते हैं। तो नेट फोर्स इज इंटीग्रल ऑफ डीएफ कॉस थीटा। कॉस थीटा एलिमेंट्स वाले याद रहे 2f। आप ये भी गलती कर सकते हैं कि कोई बच्चा ऐसा भी लिख दे f net is 2 df cos थीटा। सर df cos थीटा और df cos थीटा आ गए ना, वो नेट फोर्स नहीं, वो नेट नहीं है, क्योंकि वहां हमने केवल दो एलिमेंट्स देखे हैं। ऐसे रिंग में बहुत सारे स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि f net की वैल्यू हो गई इंटीग्रल ऑफ df cos थीटा। चलिए df की वैल्यू देखते हैं, df क्या होगा, k q1 q2 by r स्क्वायर k q dq बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना है x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाते हैं। cos थीटा का एक्सप्रेशन लिख लीजिए। इस ट्रायंगल में बताइए cos थीटा किसके बराबर है, ये डिस्टेंस तो x है, बेस x हो गया और हाइपोटेनस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो गया, सो दिस बिकम्स x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ सेपरेट कर दीजिए, k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ dq, क्योंकि यहाँ पर केवल dq एलिमेंट्स का ही इंटीग्रल होगा। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dq, सारे एलिमेंट्स सम कर दीजिए, dq dq dq, ये सारे एलिमेंट्स मिलके क्या देंगे आपको, टोटल चार्ज दे देंगे कैपिटल Q। तो एक्चुअली ये फॉर्म हो जाएगा k q q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अब आप एक बात तो जानते ही हैं कि आपका r जो है वो x के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, या डिस्प्लेसमेंट x जो दिया था वो बहुत छोटा था। इस फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दीजिए और एक्सेलरेशन को ओमेगा स्क्वायर x लिख दीजिए, x x कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर, अच्छा ये हो जाएगा k q q x अपॉन, क्योंकि आपने r को बहुत बड़ा माना है, x स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली r स्क्वायर, तो दिस बिकम्स r की पावर 3। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज k q q अपॉन m into r क्यूब। तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकल के आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ mr क्यूब अपॉन k q q। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। इस तरीके से आप टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकाल सकते थे।